हेलो एवरीवन। हाँ, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है अपना मोल कॉन्सेप्ट। क्या आएगा? मोल कॉन्सेप्ट आएगा, स्टार्टिंग वाला अपना चैप्टर। ठीक है ना? मोल कॉन्सेप्ट। ओके, पहले एक दो दो तीन मिनट बात करेंगे कि हम पढ़ते क्यों इस चैप्टर को। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या चीज़ हमारे फ्यूचर में काम आने वाली है इस चैप्टर से। और आपको पता है ये चैप्टर से हमारे जो 9 चैप्टर हैं फर्दर के फिजिकल केमिस्ट्री के जो 9 चैप्टर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। यानी कि ये चैप्टर है जे फंडामेंटल है हमारे पास। क्लियर? ओके, तो भाई ये फंडामेंटल सीखना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। क्वेश्चन भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, वो सब नॉर्मल चीज़ें जो हमें करनी होती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ के हो रहे हैं अपन लोग, है ना। अंतर क्या है? जैसे मान लो हमें कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी भूमिका होती है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। जरूरत क्यों पड़ी इसकी हमें। जैसे मान लो आपको कहीं शॉप पे जाके आपको पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन। तो पेन आप क्या करोगे? आपसे बोल दो कि भाई मेरे को, आपको मान लो पेन ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? पेन थोड़े ज़्यादा पेन चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1 डजन पेन दे दो, 1 डजन, है ना। ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता कि 12 पेन दे दो, है ना। 1 डजन 2 डजन से ऐसे लेते हैं अपन लोग। जैसे मान लो 1 डजन यानी कि 12 हो गया, है ना। 2 डजन का मतलब 24 हो गया। अपने आप में क्या काउंटेबल चीज़ें हैं, नॉर्मल। जैसे मान लो आप कहीं कॉपी लेने जाते हो, कॉपी यानी नोटबुक। अब नोटबुक भी हम डजन्स में लेते हैं ना। बनानाज होते हैं, केले, है ना, वो भी क्या होते हैं, डजन्स में ही लिए जाते हैं दुकान से जनरली। मतलब बोलना फिजिबल लगता है, 2 बाई 2 डजन मेरे को वो दे दो बनानाज। आपको वो 24 पीस ला के दे देगा बनाना के, है ना। अब सेम टाइम पर अगर आप उससे ये बोलोगे, मान लो आप शुगर लेने गए। क्या लेने गए? शुगर दुकान पर, है ना। तो आप उससे बोलोगे भाई हमको शुगर चाहिए। तो आप उससे ऐसे थोड़ा ना बोलते हो कि भाई मेरे को 1 डजन शुगर दे दे, 2 डजन शुगर दे दे, है ना। आप उससे बोलोगे भाई 1 kg शुगर दे दो मेरे को। ये बोलना फिजिबल है, अच्छा भी लगेगा। 1 kg हुआ या 500 ग्राम हुआ, है ना। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखना चाहूँ, क्या, कि जो आपने शुगर ली है, क्या शुगर जो फॉर्मूला होता है शुगर का थोड़ा टिपिकल होता है। चलो अपन लोग बात करते हैं वाटर की। जैसे आप थोड़ा वाटर H2 होता है ना। क्या होता है? H2। आप दुकान पे जाओगे, दुकान पे क्या बोलोगे? भैया वाटर चाहिए मेरे को, है ना। आप थोड़े ऐसे बोलते हो क्या कि भाई मेरे को 2 डजन दे दे वाटर, है ना। 2 डजन वाटर मॉलिक्यूल दे दे H2O। ऐसा अपन लोग नहीं बोलते वहाँ पर, है ना। हम क्या बोलते हैं कि भाई 500 ml पानी दे दे वाटर, है ना, या 1 लीटर दे दे। ऐसा अपन लोग ऐसा उसे बोलते हैं। यहीं पर अगर ऐसा हो कि भाई आपसे मैं ये पूछूं कि 1 लीटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। 1 लीटर में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, आपसे मैं ऐसा पूछूं मान लो बाई चांस, तो क्या बता पाओगे मुझे? नहीं, क्योंकि हमने पानी को अब तक कैसे मेजर किया है? हमने मेजर इस तरीके से किया कि 500 ml या 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, 250 ml, ऐसे हमने पानी को मेजर किया अभी तक आपको ऐसा नहीं पता कि हम कि 250 ml में आपसे पूछे कोई H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। आप ये काउंट करके नहीं बोल सकते हो। क्यों? थोड़ा हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो दुकान पे जाके आप कभी ऐसा नहीं कहते हो कि भाई 2 डजन वाटर H2O दे दो, यानी कि 2 डजन H2O के मॉलिक्यूल दे दो हमको। हम ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं वहाँ पे जाके। क्या बोलते हैं बताओ? हम ऐसा बोलते हैं 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, 250 ml, ऐसा बोलते हैं हम लोग जाके। ऐसा नहीं बोलते हैं कि H2O के मॉलिक्यूल दे दो। ठीक है, तो प्रॉब्लम है वो हमारी एक, है ना। अब देखना ये हमें यहाँ पर कि इसकी स्टडी करनी हो, कि ये पूछे कि 250 ml में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैसे करेंगे, है ना। हाँ या ना?
अच्छा, ऐसे अपन लोग और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो गोल्ड है हमारे पास, है ना, एजी है हमारे पास, चांदी है, सोना चांदी, है ना। इसका तो बहुत शौक होगा आपको। हाँ, चाहिए ना। ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। अब ए यू ए जी है ना हमारे, ए यू ए जी मान लो आपसे पूछे कोई, अब वो ही सिंपल ग्राम्स में बात करते हैं हमें ना। कोई ये पूछे कि मान लो 2 ग्राम ए यू के अंदर कितने ए यू के एटम्स होंगे, 2 ग्राम ए यू के अंदर कितने ए यू के एटम्स होंगे ना। तो उस टाइम पर हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि भैया कैसे निकालें, है ना। कुछ तरीका होगा जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं ना। तो एक्चुअली ये चैप्टर ही इस चीज़ से डील करता है कि हमें माइक क्या माइक्रोस्कोपिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके हमें चीज़ें देखनी हैं। ठीक है, यानी कि छोटे एटॉमिक लेवल पर जाके, कहाँ पर, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके देखना है कि भाई सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, है ना। तो वो हमें इसमें पढ़ना है एक्चुअली। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे हमें अब ये देखना है, थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। अभी मोल पे हम धीमे धीमे पहुंचेंगे, है ना। उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, है ना, कि मोल को ड्राइव कैसे करेंगे, है ना। मोल क्या चीज़ है, ये हम देखेंगे कुछ टाइम बाद। आप भी देख लेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे ना। देखो, मान लो कोई एटम है हमारा, हमें निकालना है एटम का मास। क्या निकालना है, मास ऑफ एटम। तो राइटिंग मेरी ऐसी है, बट जो बोलूँगा वो अच्छे से सीखना है, समझना है आप लोगों को। नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, जो कुछ लगे आपको लिखने लायक। जब हम एटम की बात करेंगे ना, तो एटम के अंदर, क्या कह रहा हूँ मैं, एटम के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। ये कौन है बताओ, न्यूक्लियस। आगे जाके पढ़ेंगे हम डिटेल में एटम के बारे में, किस चैप्टर के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम सारा कुछ। अभी जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं, जो आप पहले से देखते आ रहे हो, है ना। इतना आपको पहले से भी पता है, 8, 9, 10th में आपने देखा है एटम के बारे में। ठीक है, कुछ मॉडल्स भी पढ़े हैं आपने। ओके, तो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और जो सराउंडिंग में जो हमारे सेल्स होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं इनमें अराउंड न्यूक्लियस। अब भाई हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, हम ये डील करना चाह रहे हैं अमाउंट से। किससे, अमाउंट और नंबर ऑफ पार्टिकल से डील करना चाह रहे हैं हम। बेसिकली क्या कर रहे हैं, अमाउंट और नंबर पार्टिकल से। वही तो कहा था मैंने अभी कि 2 ग्राम एयू में कितने एयू के एटम्स होंगे, अमाउंट हो गई है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एयू के, है ना। हमें इनको लिंक करना है बेसिकली, है ना, इनको सीखना है हमको कि हमें कैसे निकाल सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है ना, ओके। अब आगे देखते हैं कि क्या देखते हैं इसमें, कि हमारा जो मास है एटम का वो क्या होगा बताओ। अब सिंपल सी बात है, हमें मास निकालना है एटम का, तो एटम के जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मास हम ऐड कर दें तो हमें एटम का मास मिल जाएगा। हाँ या ना। बताओ इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर कौन कौन है हमारा, एक तो प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास अगर ऐड कर दूं तो मुझे एटम का मास सिंपली मिल जाएगा, है ना। हाँ या ना, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखो, मैं आपको बताता जाऊँगा कि याद क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है ना, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। देखो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ सिंपल याद रखनी है आपको कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है हमारा, बराबर और हल्का सा कम मास होता है इसका, किससे, न्यूट्रॉन से। कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम होता है और लगभग बराबर होता है इनका। फॉर कैलकुलेशन इन्हें हम बराबर ले लेते हैं, ठीक। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका, जैसे लिखें अपन लोग, थोड़ा उल्टा लिखें इसको, कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये दो रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपसे कुछ याद करने को नहीं कहा है, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्योंकि सीधे पूछे जाते हैं या इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा कौन होता है और कम कौन होता है, इतना तो पता होना चाहिए हमको। इसमें तीनों को लिखूँ मैं कंबाइन करके, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर लगभग, और काफ़ी ज़्यादा होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा हम देख सकते हैं अभी कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स होता है अराउंड इलेक्ट्रॉन के मास के। क्या होता है? अराउंड 1837 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हुए हमारे, देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम। क्या है ये? बहुत कम इलेक्ट्रॉन का मास। तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है अच्छा खासा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन नेगलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? नेगलेक्ट। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर आएगा, क्या आएगा? मास ऑफ एटम। क्या आएगा? मास ऑफ एटम। एक्चुअली मैं पी और एन लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, नंबर नहीं है ये, क्या है? इनका मास लिख रहा हूँ एक्चुअली, है ना? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो तो बेटर रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम इसे यहीं करेक्ट कर लेते हैं, ना? ठीक है ना? अभी थोड़ा सही कर लेना खुद से। ओके, अब देखो आगे क्या करना है हमको इसमें। अब आगे ये देखना है हमको कि अब एटम का मास ऑफ एटम क्या आया बताओ निकल के हमारा? ओवरऑल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ या ना? ठीक है, अब आपको हमें पता है यहाँ पे क्या करना है। अब आपको चीज़ों को अच्छे सीखना है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखो हो गया इसके अंदर, यहाँ पर आपको, हाँ एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है हमको, है ना? हमें क्या करना है? मास निकालना है एक्चुअली। क्या निकालना है? मास टोटल, है ना? एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो एक टर्म डिफाइन होती है मास नंबर, क्या डिफाइन होती है? मास नंबर। वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होती है। क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। ये सिंपल एक नंबर है। क्या है? एक नंबर, ठीक है ना? इसको हम ए से रिप्रेजेंट भी करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? ए से, ठीक है ना? वो हम आगे देखेंगे अभी। जैसे आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर कौन है बताओ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बस। कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूं बताओ? अगर मुझे क्या मिल जाए? मास मिल जाए। किसका? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंबाइन मास। क्या मिल जाए? कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम को हम एक चीज़ और बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, है ना? मान लो हमारे किसी एटम के अंदर 11 न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 11 है। कितना है? 11। तो 11 होंगे मान लो। अगर मुझे देखो टोटल मास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ना? अगर मान लो मेरे पास 11 न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने हैं? 11 न्यूक्लियॉन्स, है ना? न्यूक्लियॉन्स कौन है? दोनों का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर मुझे कैसे भी करके एक न्यूक्लियॉन का मास मिल जाए, कितने का मिल जाए? एक न्यूक्लियॉन का मास मिल जाए, तो मैं आराम से लिख पाऊंगा क्या? मास ऑफ एटम। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, इसको बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं इसको? 1 AMU। कैसे? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन बराबर टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? P प्लस N के बराबर न्यूक्लियॉन्स हैं। अब न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कहाँ मिलते हैं दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन? ये मिलते हैं हमें न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं हमें, है ना? तो बताओ 1 AMU क्या हो जाएगा हमारा? 1 AMU का फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। एक तो हमें ये भी याद रखना है न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, ना? ये भी काम की चीज़ है। ये होता है वन, ये होता है क्या? ये होता है मास ऑफ C12, मास ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, 1 एटम। 1 एटम ऑफ, देखो अपन 12। यहाँ देखो मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप बाई 12। एक्चुअली 1 AMU क्या है कि C12 एटम के एक
C12 एटम के एक एटम का मास का 1/12, यानी कि C12 एटम के एक एटम के जो मास आएगा ना, उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो मास आता है आपका 1 न्यूक्लियन का, यानी कि 1 EMU। उसको बोलते हैं अपन लोग, उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 24 ग्राम। ठीक है, ये एक नंबर है जो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखो अपन लोग कहाँ काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एटॉमिक लेवल पर। कहाँ काम कर रहे हैं अपन लोग, एटॉमिक लेवल पर। कैसे कैसे कर रहे हैं बताओ। अब तक हमने जो सीखा है ना, देखो मास ऑफ एटम क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, हाँ या ना। एक चीज़ तो हमने ये पता की हमने। दूसरा कि जो एक मास नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे जो एटम है उसके अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और उनका सम जो होगा ना उससे हम न्यूक्लियन बोलेंगे, न्यूक्लियंस बोलेंगे। और उसी नंबर को क्या बोलते हैं अपन लोग, मास नंबर भी बोलते हैं। दो चीज़ हमें पता चली। अगर मुझे एक न्यूक्लियन का मास पता चल जाए, किसका, क्योंकि देखो कंबाइन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोल रहे हैं, न्यूक्लियंस बोल रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है अपने, यही बता रहे हैं मास को भी, है ना। और जो मास नंबर है ना, क्या मास नंबर भी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ही तो है, सिंपल, हाँ या ना। अब देखिए हमारे जो भी एटम का मास है वो है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियंस। किसकी वजह से, न्यूक्लियंस की वजह से। किसकी वजह से वो मास, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियंस, क्योंकि ये न्यूक्लियंस ही तो है ये। अब मुझे एक न्यूक्लियन का मास पता चलेगा मेरे को, वो क्या होता है, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसका, ये डेफिनेशन है ना 1 EMU का, एज इट इज पूछ लिया जाता है पेपर्स के अंदर कंपटीशन में ना। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये कितना हुआ अपना, इतनी वैल्यू होती है, हमें पता होनी चाहिए। अब देखो एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन लोग, और उसका मास भी किसके आसपास आना चाहिए भाई, न्यूक्लियन का मास किसके आसपास आना चाहिए, एक प्रोटॉन के बराबर या न्यूट्रॉन के आसपास ही आना चाहिए। न्यूक्लियन से अपने आप में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसे हम बोल सकते हैं कुछ कंबाइन मास भी बोल सकते हैं, एमयू को क्या बोल सकते हैं, कुछ कंबाइन मास। इसमें हमने सारे इफेक्ट देख लिए, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, है ना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यूनिटरी चीज डिफाइन कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड बोले तो। ठीक है ना। देखो वैसे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन का मास होता है लगभग हमारा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो EMU की जो वैल्यू आ रही है ना, कितनी क्लोज है, देखो आप किसके, जो EMU की वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन के, जो कितने क्लोज है, लगभग बराबर से, या 1.66 है या 1.67 है। क्योंकि EMU हमें क्या बता रहा है, एक न्यूक्लियन का मास, और न्यूक्लियन कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और दोनों का मास लगभग बराबर होता है, किसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो जो मास आया है EMU में 1 EMU, तो वो लगभग बराबर ही तो आ रहा है हमारा, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही तो आ रहा है, वो आना भी था। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको, है ना। ठीक है, अब देखो किसी एलिमेंट को कैसे अपन लोग दिखाते हैं ना, नोटेशन क्या है उसका, कोई एलिमेंट एक्स है अपना, और यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर होता है जेड। जेड क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है जेड, ठीक है ना, जेड। और ऊपर क्या है अपना, यहाँ पर ए आता है, ये तो होता है अपना क्या, एटॉमिक नंबर। डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग ये चीज़, अभी थोड़ी टाइम बाद इन्हीं के बारे में दोबारा आएंगे बैक, है ना। ये होता है मास नंबर, अभी हम थोड़ा सा यूज करना सीख रहे हैं बस EMU को। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होते हैं हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे, है ना। ये क्या होते हैं हमारे, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ओके, अब दूसरी बात क्या करनी है हमको यहाँ पर कि मान लो हमें मास नंबर निकालना है, क्या निकालना है, इस एलिमेंट का निकालना है हमको, मास निकालना है, एटॉमिक मास, क्या निकालना है, मास, है ना। और कैसे निकालेंगे अपन लोगों को, ये क्या बता रहा है, मास नंबर, और जो भी क्या न्यूक्लियॉन्स हैं कितने, वो P+N है। यानी कि अगर मैं एक न्यूक्लियॉन के मास का मल्टीप्लाई कर दूं किस में, इन न्यूक्लियॉन्स में, तो मास आ जाएगा ऑब्वियस, हाँ या ना। तो मास होता है क्या है, मास होता है A टाइम्स AMU। भाई AMU क्यों, A इंटू 1 EMU करना है मेरे को, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है, 1 EMU होता है, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, A के बराबर है ना। तो आंसर आ गया AMU, दैट्स इट, है ना, है ना। चलो फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपन लोग, जैसे मैंने लिखा कैलकुलेट
कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग्स, है ना। इसके अंदर पहला लगाता हूँ मैं। पहला क्या है यहाँ पर, 1H2 मॉलिक्यूल, दूसरा 1CH4 मॉलिक्यूल, तीसरा 4CaCO3 यूनिट्स, है ना। फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट, है ना। हम आगे देखेंगे वो चीज़, ठीक है। इसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं ना, कैसे यूज करना है एमयू को। गिवन क्या होगा, गिवन आपको देगा वो सारे, ना, यानी कि एलिमेंट्स की नोटेशंस। जैसे 1H1 दिया है हमको, 6C12 दिया है, पेपर के अंदर गिवन होते हैं, जेई के अंदर, है ना, जेई में और नीट में। तो कैल्शियम होता है 20, 40, कार्बन देख लिया हमने 8, 16, ये गिवन है डाटा हमको, है ना। तो पहला देखते हैं अपन लोग, सबसे पहले क्या, मास ऑफ 1H2 मॉलिक्यूल, है ना। तो देखो 1H2 में क्या है बताओ, एक न्यूक्लियन है एक के अंदर, भाई जो 1H1 है ना, कितना न्यूक्लियन एक के अंदर, एक है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं H2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 2 एटम हैं, 2 क्या हैं, 2 एटम है हमारे H के, है ना। और न्यूक्लियंस कितने होंगे, 2। बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इक्वल टू 2, है ना। तो मास कितना आएगा, मास आएगा, एक न्यूक्लियन का मास होता है कितना, 1 AMU। एक न्यूक्लियन का मास होता है 1 AMU, 2 का होगा 2 AMU, कितना आएगा, 2 AMU, ठीक है ना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इजीली कि मास ऑफ 1H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 2 AMU। क्यों, क्योंकि एक H में एक न्यूक्लियन है ना, और 2 में 2 हो जाएंगे, और एक न्यूक्लियन का मास होता है 1 AMU, और 2 का होगा 2 AMU, है ना। चाहे आप इसको वैल्यू पुट कर दो इसकी, 1.66 इंटू माइनस 24 ग्राम, कितना आएगा बताओ ये टोटल, 6, 12, 13, इतना कुछ आएगा, देख लेना उड़ा हुआ करके। देखो कितना हल्का होता है H2 मॉलिक्यूल, है ना। अगर आप दुकान पे जाके बोलते हो कि भैया भैया 2 H2 मॉलिक्यूल दे दो, कितने दे दो, 2 H2 मॉलिक्यूल, तो आपको लगता है क्योंकि वो इतना वेट मेजर कर सकता है। पता है वो कितनी छोटी वैल्यू है ये, बहुत छोटी। मान लो -2 है 10⁴, तो इसे लिखते हैं 0.01। अभी तो -24 है भैया, जीरो लगाते लगाते पागल हो जाओगे। 1, 2, 3, 4, 5 चलते रहेगा, चलता रहेगा, जीरो कहीं क्यों 24 कहीं जाके आएगा आपका ये, है ना, 0, 1। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसे मेजर करना ही अपने आप में क्या है, बहुत रिस्की काम है ये तो, है ना। दुकान पे जाके आप जनरली देखोगे तो कुछ ग्राम में ही करते हैं वो लोग मेजर, है ना। और कहीं सुनार पे जाके करोगे तो थोड़ा और छोटा क्वांटिटी ले लेगा वो, है ना। ग्राम से भी छोटा हो जाता है वहाँ पर, तोले बोले आते हैं कुछ, है ना। पर जो रेगुलर दुकान होती हैं तो H2 इतना महंगा भी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से खरीदोगे जैसे सोना खरीदते हो, तो पॉसिबल नहीं होता है ना ये चीज़ें। क्या समझ आया नहीं यार आपको, समझना ये है कि इतनी छोटी क्वांटिटी है हमारी H2 की, है ना, इसे सिंपली मेजर करना टफ है। तो इस चैप्टर की अपन लोग इसीलिए हेल्प लेते हैं, इनको काउंट करना। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बहुत तो कुछ देखना बाकी है इसमें, है ना। फिलहाल H2 का हो गया ये, इतना छोटा मास होगा H2 मॉलिक्यूल का। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा हमने लिया है CH4, 1CH4 मॉलिक्यूल। अब देखो यहीं कर लेते हैं इसको, है ना, यहीं हो जाएगा सॉल्व ये। बताओ कार्बन में कितने न्यूक्लियन होंगे, 12, कितने होंगे, 12, 12 ही है ना ये रहा। और हाइड्रोजन में पता ही हमको, एक में एक है तो 4, यहाँ पर H है हमारे, यहाँ 4 कितने हमारे, 4 H है हमारे, है ना। तो बताओ मास कितना आएगा CH4 का, मास आएगा हमारा, ये चल जाता है पता नहीं बार बार। तो एक तो कार्बन का 12 आएगा, और एक हाइड्रोजन का 1 है, 4 का 4 हो जाएगा, है ना। तो 16 EMU कितना आएगा, 16 EMU क्या आएगा, मास एक CH4 का, यानी कि 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। गुणा कर लेना इसका, मल्टीप्लाई, आंसर मिल जाएगा आपको। देख लो कितना हल्का है एक्चुअली, है ना ये, है ना। इसे मेजर करना टफ है अपने आप में।
अगला क्या था, CaCO3 शायद, हाँ 4 CaCO3 यूनिट। अब देखो कैल्शियम का कितना है बताओ, 40 है एक का, है ना। कार्बन का कितना है, 12 है जो हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन का 16 है। तो बताओ CaCO3 का बताओ मास कैसे आएगा। CaCO3 की बात करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर कैल्शियम का कितना होता है 40 एक कैल्शियम का, फिर एक कार्बन है इसका होता है 12, फिर ऑक्सीजन 3 है ना, एक का 16 होता है। बता टोटल कितना आएगा। अब इसे ऐड करोगे ना तो ये 100 आएगा। कितना आएगा 100। क्या बन गया ये चश्मा जैसा। तो कितना आएगा 100 AMU एक का। पर हमारे पास कितनी यूनिट हैं CaCO3 की 4, तो 4 का कितना आएगा बताओ, 4 यूनिट्स। कितना होगा ये बताओ, 4 इंटू 100 यानी कि 400 AMU, है ना। यानी कि 400 इंटू 1.66। देखो आंसर जो पूछा है ना हम उसी यूनिट में देंगे। कई आंसर आपका AMU में भी हो सकता है इसमें, है ना। तो यहीं आंसर छोड़ देंगे हम, कई आंसर ग्राम में हो सकता है, तो हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप भी, है ना। तो 400 इंटू 1.66 ये कर लेना गुणा भाग ये, है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसके हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप है ना इस AMU में कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। जैसे ही मोल आता है ना तो बच्चों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं आपको, है ना। आगे भी चीज़ आसान ही होंगी अगर आप चीज़ों को समझ के चलेंगे तो। सिंपल है, AMU कहाँ आता है, एटॉमिक लेवल पर। कहाँ आता है, एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर। जब हम बात करते हैं एक CH4 मॉलिक्यूल की या फिर एक H एटम की, है ना, तो हमारा आंसर AMU में होता है, ठीक है। और हम आगे देखेंगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं तभी ये चैप्टर क्लियर हो पाता है। मिलते रहेंगे, ठीक है। कुछ कमी लगी हो आप लोगों को तो बताना मेरे को, है ना, वो इम्प्रूव करेंगे हम, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए।